हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेश्वर GK में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ध्यान दें सामने, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय अर्थात ज्योग्राफी। मतलब भारत के भूगोल की शुरुआत इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से मानी जाती है और इसी टॉपिक से भारत के भूगोल की शुरुआत होती भी है। तो ध्यान दें सामने, जैसे कि आप लोगों के सामने ये भारत का मैप है। तो ध्यान दें, तो भारत के मैप में यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं इधर ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर भारत है, ये उत्तर भारत है और ये साउथ वाला भारत है। ठीक है। अब देखिए, भूगोल की यदि शुरुआत करना है हमको, तो हमको पहले एक इंडिया का मैप या भारत का मैप हमको बनाना आता हो। जैसा कुछ भी आता है, बहरहाल थोड़ा मोड़ा भारत का मैप हमको आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो मजबूत होती है, हमारी ज्योग्राफी मजबूत हमारी मैप से ही होती है। अगर कोई चीज़ें हम ज्योग्राफी में सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, वो केवल एक ही माध्यम है, मैप के माध्यम से। ठीक है। तो अब हम भारत के सामान्य परिचय में, मतलब भारत का जो इंट्रोडक्शन देंगे आज हम, तो उस इंट्रोडक्शन में या सामान्य परिचय में हमको कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतरीय स्थिति, और दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है क्षेत्रीय विस्तार, और तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है अंतिम छोर बिंदु, और चौथे नंबर पे हमको पढ़ना है क्षेत्रफल, और पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। है ना। आप जैसा कि आप जानते हैं, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है ना। जैसे कि आप जानते हैं, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है इस प्रकार से, है ना। तो ये कर्क रेखा है ना। तो ये कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस कर्क रेखा से उत्तर भारत कहलाएगा, और कर्क रेखा से दक्षिण का दक्षिण भारत कहलाएगा। इतनी बात कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं इन टॉपिकों में सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है अक्षांश व देशांतरीय स्थिति। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, शून्य से पढ़ेंगे, शिखर तक जाएंगे। समझे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं, और जितनी बात हम नोट डाउन करते जाएंगे, आप भी उतनी बात को लिखते चलना है। ऐसे नॉर्मली आपको वीडियो, जिस पोजीशन में भी आप हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करो। ठीक है जी। तो शुरुआत में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत में हम बात करेंगे अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की। चलिए, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपने एग्जाम में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, भारत की देशांतरीय स्थिति बताइए, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है ये बताइए, है ना। भारत का उत्तरी अक्षांश बताइए, दक्षिणी अक्षांश बताइए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अक्षांश जो है ना। तो अब ये पहले भारत के मैप पे थोड़ा माथापच्ची कर लेते हैं जी। तो अब देखिए, लास्ट में जो नीचे है दक्षिण में, तो दक्षिण में एक अक्षांश बाबू इस प्रकार से खिंचा हुआ है, और एक अक्षांश आप जानते हैं, जैसे कि एक अक्षांश ऊपर है, तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश ये है, और भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश ये वाला है। क्लियर है। अब देखिए, ये तो अक्षांश हो गया, और ये तो दक्षिणी अक्षांश हो गया, और ये उत्तरी अक्षांश हो गया। अब आपसे पूछता है मध्य अक्षांश, तो मध्य में कौन है? कर्क रेखा है। याद रखिएगा, भारत के मध्य में अगर हम बात करते हैं, भारत का मध्य अक्षांश जो है वो इसी रेखा को कहते हैं, जो कर्क रेखा बोली जाती है। इतनी बात कंप्लीट हुई। हालांकि भारत यहीं तक नहीं सीमित है। भारत आप जानते हैं, जैसे कि अंडमान है, और अंडमान से नीचे का जो पार्ट है ये निकोबार है। याद रखिए, हिंद महासागर के अंदर बंगाल की खाड़ी वाले पार्ट में ये दो द्वीप समूह हैं। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनको बोला जाता है, लेकिन ये द्वीप समूह दो हैं। ये ऊपर वाले को अंडमान कहा जाता है, नीचे वाले को निकोबार कहा जाता है। ठीक है। अब भारत जो है वो भारत यहाँ तक है। याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार भी भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। तो अब हम बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है। अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि अक्षांश क्या
अक्षांश क्या? तो याद रखिए जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखा जी, तो यहां ध्यान दें, जो काल्पनिक रेखा, लिखते चलेंगे हर एक बात को, जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से, याद रखिएगा, जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पूर्व की ओर खींची जाती है, अक्षांश कहलाती है। अपने माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि अक्षांश क्या? अक्षांश काल्पनिक रेखा है। याद रखिए बच्चा, ये जो अक्षांश रेखा है ये काल्पनिक रेखा है, ये एक्चुअल में हमारे भूमंडल पर ये रेखाएं देखने को मिलती नहीं है। यदि कभी आप सोचे कि फावड़ा और लाइट लेके खोद देंगे, देखेंगे कहाँ तक है, कहाँ है अक्षांश रेखा, ऐसे मिलने वाली नहीं है तुमको ये अक्षांश रेखा, समझे, काल्पनिक है, याद रखिएगा जी। तो जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, अक्षांश कहलाती है। क्लियर? तो हम बात करेंगे वह फिलहाल यहाँ भारत की अक्षांश स्थिति की। तो इसका आगे ये अक्षांश रेखा है, तो इसका नंबर जो है वो 8 डिग्री पॉइंट 4 उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। और सबसे उत्तर की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे ऊपर है 37 डिग्री पॉइंट 6 उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। तो सबसे उत्तर की है 37 डिग्री पॉइंट 6 नॉर्थ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश होता है बच्चा, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। क्लियर? तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनेगी किस प्रकार से, आप कहेंगे सर 8 डिग्री पॉइंट 4 से 37 डिग्री पॉइंट 6 नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली ये मुख्य यानी यहाँ से यहाँ तक बता दिया, लेकिन जो आप इधर देख रहे हैं, हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। तो यहाँ देख रहे हैं 8 डिग्री पॉइंट 4 नॉर्थ लेटीट्यूड से नीचे की ओर, नीचे तक आ रहा है भारत का राज्य क्षेत्र। तो ये जो लास्ट, ये यहाँ पर इस निकोबार के लास्ट पॉइंट पर आप एक रेखा खींचिए और इस रेखा का नाम दीजिए 6 डिग्री पॉइंट 4 नॉर्थ लेटीट्यूड, याद रखिए। तो ये है 6 डिग्री पॉइंट 4 नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब यहाँ निकोबार का सबसे दक्षिणीतम बिंदु है, निकोबार का या भारत का सबसे दक्षिणीतम बिंदु इसी को कहा जाता है। याद रखिए, जैसे कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा होगा, भारत का सुदूरतम दक्षिणीतम बिंदु बताइए, तो वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कौन सी अक्षांश पर है? 6 डिग्री पॉइंट 4 नॉर्थ लेटीट्यूड पर है, याद रहेगा। चलिए, तो दूसरी कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे, 6 डिग्री पॉइंट 4 से 37 डिग्री पॉइंट 6 नॉर्थ लेटीट्यूड। क्लियर? तो अब देख रहे हैं इसमें अक्षांश क्या? जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है बच्चा, जो काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम नहीं बोलना, पश्चिम से पूर्व की ओर बोलना, याद रखना। एग्जामिनर इसी बात को लेकर घुमा देता है, 4 विकल्प देगा, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की रेखाएं खींची हुई हैं, अक्षांश रेखा। तो इसमें मध्य का अक्षांश पूछ लेगा, तो अब आपको जवाब देना है सर मध्य का अक्षांश। तो इसी के तुरंत नोट डाउन करेंगे, तुरंत बाद। अब भारत मध्य का अक्षांश, तो मध्य का अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ बीचों बीच, भारत के बीचों बीच में देखिए, तो भारत के बीचों बीच में जो कर्क रेखा है, अरे यही तो अक्षांश रेखा है, यही तो मध्य का अक्षांश रेखा है। समझ में आई बात नहीं? तो इसको ही कर्क रेखा बोलते हैं। हालांकि हम कर्क रेखा को भी पढ़ेंगे भारत के सामान्य परिचय में, सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे विस्तार से। फिलहाल यहाँ अपने माइंड में एक सेटअप कीजिए कि भारत के मध्य का जो अक्षांश है इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर?
तो इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। विस्तार से बात करेंगे हम इसी चैप्टर के बाद में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है कि देखिए ये मध्य का भी हो गया। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, याद रखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है बच्चा, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है ना। याद रखिए एक बात और, अक्षांश रेखा को समांतर रेखा भी कहा जाता है, और समांतर रेखा ऐसी रेखा जो समान अंतर पर खींची जाती हैं समांतर कहलाती हैं। याद रखिएगा अक्षांश को समांतर रेखा कहा जाता है, और समांतर रेखा ऐसी रेखा जो समान अंतर पे खींची जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षांश रेखा समान अंतर पर खींची गई है, तो उन दो अक्षांशों के मध्य, जैसे मानिए एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है, तो इसके मध्य का जो स्पेस है, ये जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है। अब देखो एक रेखा ये हो गई, मान लो एक अक्षांश, दो अक्षांश और 3 नंबर पे ये खींच दिया, तो ये कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में जो स्पेस है, दूरी है, वो 2 और 1 के बीच की जो दूरी होगी और 2 3 के बीच की दूरी होगी वो समान होगी। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है 111.11 किलोमीटर। याद रखिए एग्जाम में ज्यादा पूछी जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर इतनी बात। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी भी आपको पता हो गई, ठीक है, और मध्य का अक्षांश भी आपको पता होगा। और पहली कंडीशन बनी भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री पॉइंट 4 से 37 डिग्री पॉइंट 6 नॉर्थ लेटीट्यूड, और दूसरी कंडीशन में 6 डिग्री पॉइंट 4 से 37 डिग्री पॉइंट 6 नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन बनती है एग्जाम में या क्वेश्चन में, उसी सिचुएशन को देख के आप आंसर देंगे। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो हमारा यहाँ अक्षांश रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं देशांतरीय पर। तो देशांतरीय पर ध्यान देंगे। देशांतर, अब देशांतर रेखा कैसी रेखा होती है भाई, यहाँ भी अपने माइंड में एक पिक्चर, यहाँ भी अपने माइंड में क्वेश्चन करो कि सर जी देशांतर रेखा कैसी रेखा भाऊ, तो ये भी काल्पनिक रेखा है ना, ये भी कैसी है, ये भी काल्पनिक रेखा है जी। तो काल्पनिक रेखाएं हैं तो लिखेंगे जो काल्पनिक रेखा, लिखना पड़ेगा इतनी, हालांकि हम भले ही भांति जानते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हमको नॉर्मली लिखना पड़ता है, जिससे कि कंडीशन मतलब एक माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। तो जो काल्पनिक रेखा, याद रखिए जो काल्पनिक रेखा उत्तर से, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अक्षांश में आपने पढ़ा था पश्चिम से पूर्व, और तो हम देशांतर में पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण। याद रखिए जो काल्पनिक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। क्लियर। तो अक्षांश आप समझ गए, देशांतरी रेखा आप समझ गए कैसी होती है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे। तो देखें भारत है, तो भारत की जो शुरुआत होती है, तो भारत की शुरुआत जो होती है, तो चलो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, तो भारत के पश्चिम में जो देशांतर है वो ये है, और भारत के पूर्व में जो देशांतर है, तो भारत के पूर्व में देशांतर ये वाला देशांतर है। तो भारत इस देशांतर से इस देशांतर के मध्य के क्षेत्र को भारत कहते हैं। याद रखिए भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक रहने वाले लोगों को हिंद के नाम, इस क्षेत्र को हिंद के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इसी को हिंदुस्तान नाम दिया गया है ना। तो अब हम बात करते हैं ये जो भारत के पश्चिम में जो देशांतर है इसका नंबर क्या है। तो इसका नंबर है बाबू 68 डिग्री पॉइंट 7 से अब ये इधर जाता है 97 डिग्री पॉइंट 25
25 पूर्वी देशांतर। मतलब मेरा कहने का है 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर तक ये जो क्षेत्र है ये भारत का है। तो यहाँ कंडी यहाँ लिख देंगे भारत की अक्षांश देशांतरीय स्थिति। तो भारत की देशांतरीय स्थिति है 68°.7 से 97°.25 पूर्वी लॉन्गिट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपने पूर्वी इधर पूर्वी को लिखा तो इधर पश्चिमी बोलना चाहिए था, है ना। पश्चिमी नहीं है बाबू, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में है रेखा, याद रखिएगा। ये देशांतर भारत के पश्चिम में ही तो है, लेकिन हमको बोला जब हम बोलेंगे तो पूर्वी ही लगाएंगे, क्योंकि भारत की जो विलोम में पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट। भारत विलोम में जो है वो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में है, ईस्ट पोजीशन में है भारत, याद रखिएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो हमको जब भी हमको बोलना है तो नॉर्थ या ईस्ट ही बोलना है, याद रखिए। तो भारत का देशांतरीय स्थिति बताएंगे 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक है। क्लियर है। तो जैसे कि आपने अक्षांश में पढ़ा था कि मध्य का अक्षांश, तो ऐसे ही आपको मध्य का देशांतर देखना है ना। तो मध्य का देशांतर मान लीजिए ये है मध्य का देशांतर, है ना। तो मध्य का देशांतर, अब यहाँ क्वेश्चन करता है मध्य का देशांतर बताएं। तो मध्य का देशांतर है, इसका नंबर है 82.5 पूर्वी लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा मध्य का मतलब इधर जो है 68 और 97 के मध्य। 68 वाला पश्चिम वाला 68 है और पूरब वाला 97। तो इसके बीचों बीच है ना, तो बीचों बीच मध्य का देशांतर है, जिसका नंबर है 82.5 पूर्वी देशांतर। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है, ये है नैनी जगह पर। आप जानते हैं जैसे कि नैनी है, लेकिन इसको भारत का मानक समय कहा जाता है। याद रखिएगा भारत के मध्य देशांतर को ही भारत का मानक समय कहा जाता है। तो भारत का मानक समय, तो यही मानक समय है, ठीक है। तो भारत का मानक समय इसी को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, याद रखिएगा जो मानक समय को माना है तो हमने नैनी, और ये नैनी से माना है, और नैनी प्रयागराज में पड़ता है। और आप जानते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला भी जिला है प्रयागराज। क्लियर। तो इतनी बात आप देशांतर रेखा में जाने। देशांतर रेखा कैसी रेखा, जो काल्पनिक रेखा पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है देशांतर कहलाती हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत की देशांतर स्थिति की। तो 68°.7 से 97°.25 उत्तरी लॉन्गिट्यूड। क्लियर है। अब मध्य का देशांतर है, बीचों बीच का देशांतर है। देखा है भारत के मध्य का देशांतर है, जिसका नाम है 82.5°, जिसको हम कहते हैं 82.5° पूर्वी देशांतर। क्लियर है। और इसी को भारत का मानक समय कहा जाता है। क्लियर है। तो भारत का मानक समय किस जगह से, समय को किस जगह से माना है, तो समय को जो माना है हमने नैनी, और नैनी है प्रयागराज जिला में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। क्लियर। तो आपसे यदि क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाएगा तो आप बेहिचक आप आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ भी बहुत कुछ अलग से पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा पर ध्यान दें। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है। बच्चा लोग वीडियो को जब यहाँ तक देख लिया है तो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि
लेकिन बीच में छोड़ जाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देवे है। याद रखिए, अब तक जो मेन बड़ी कमी रही ना, वो कमी आप लोगों की यही रही कि आपने वीडियो को देखा, 10-5 मिनट वीडियो देखा और बाद में स्किप करके दूसरी वीडियो की ओर चले गए। यही कहीं ना कहीं यही कमी हमारी हमको डुबो के ले जाएगी। तो सुधार कर लो, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देवे। एक को चुन लो, कोई भी होना चाहिए, समझे ना। तो पूरा देखिए लास्ट तक, मजा ना आ जाए तो तब बताना, डिसलाइक कर देना अगर समझ में ना आवे तो, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन करके लिखें, नोट डाउन करके, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के मध्य, बच्चा लोगों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये मैं बोल रहा हूँ, समझे ना। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के मध्य, दो देशांतर के मध्य दूरी कितनी होती है। ओनली यहाँ भूमध्य रेखा पर पूछेगा तो आप कहेंगे सर 111.33 किलोमीटर, याद रखिएगा 33 किलोमीटर। लेकिन बाबू अक्षांश में अगर पूछता है तो आप कहेंगे सर 111.11 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछता है दो देशांतर के मध्य तो आप कहेंगे 111.33 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर। समझ में आई बात नहीं जी। तो ये आपका देशांतर भी कंप्लीट हुआ। देशांतर के बाद जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था हमको क्षेत्रीय विस्तार पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय विस्तार। चलिए, तो क्षेत्रीय विस्तार बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्षेत्रीय विस्तार उसको देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में अक्षांश देशांतर भली बातें आया होगा। वीडियो को रोक के देख लेना और सब चीजों को नोट डाउन जरूर करते चलना है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप जीएस में स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। याद रखना, बच्चे लोग कहते हैं फोन करके कमेंट करके सर जीएस याद नहीं होता। याद रखिए, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो याद नहीं की जाती, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जैसे कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, और बुरा किया नहीं जाता, हो जाता है। और ऐसे ही हमारा जीके जीएस है, ये याद किया नहीं जाता, हो जाता है। समझे ना। तो जीएस याद किया नहीं जाता, हो जाता है। कब, कहाँ, कैसे हो जाता है इसका पता तुमको खुद पता चल जाएगा। समझे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। चलिए, तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट होगा हमारा, वो अगला पॉइंट होगा क्षेत्रीय विस्तार। अगला पॉइंट होगा हमारा क्षेत्रीय विस्तार। अभी आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्षेत्रीय विस्तार कैसा होता है। बाबू, क्षेत्रीय विस्तार का मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है। अरे हम कहते हैं देशभक्त, तो हम देशभक्त होने के नाते हमको इतना तो पता हो ससुरा कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है। कहते हैं कि देशभक्त, लंबाई चौड़ाई का पता नहीं, देशभक्ति की बात करते हैं। यही चीजें हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं जी। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक, भारत उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। क्लियर। ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व तक। तो पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर, बहरहाल अब 2933 किलोमीटर। इतनी बात जाने, मतलब मेरा कहने का ये है बाबू कि देखो उत्तर से दक्षिण तक, सॉरी इधर को थोड़ा सा बहक गए ऐसे, उत्तर से दक्षिण तक। भाई यहाँ उत्तर से दक्षिण तक ये तो 3214 है, और इधर से पश्चिम से पूरब तक 2933 किलोमीटर। इसी को हम क्षेत्रीय विस्तार टॉपिक बोलते हैं। क्षेत्रीय विस्तार जो नाम दिया है, इसी कॉन्सेप्ट को वो नाम दिया है। क्लियर। इतनी बात नहीं। तो लेकिन अब हमको यहाँ माथापच्ची क्या करनी है, माथापच्ची ये करनी है बाबू।
अब आपको ये याद रखना है कि भारत की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। आपको अपने माइंड में ये चीज भी डालनी है कि भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप 3214 2933 कौन सा अधिक है इसमें, आप भली बातें जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे भारत की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा भारत की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। याद रखिएगा, भारत की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की लंबाई चौड़ाई में अधिक कौन सी है, तो आप कहेंगे सर भारत की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। और कितनी है भारत की लंबाई? 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर लंबा है मेरा भारत? 2933 किलोमीटर। याद रखिए इतनी बात, क्लियर है। चलिए, तो क्षेत्रीय विस्तार में कुछ नहीं, बस इतनी चीजें हमको पढ़नी थी। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विस्तार के बाद अंतिम छोर बिंदु। बच्चा लोग, अंतिम छोर बिंदु से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो है ना। तो अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अंतिम छोर बिंदु की। तो अंतिम छोर बिंदु काफी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यदि ये तो वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर टॉपिक कंटेंट हमारा अच्छा है और आपके भली बातें अच्छा समझ में आ रहा है, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया बैठ रहा है, तो यार एक लाइक जरूर ठोक दो। इतना तो बनता भी है हमें, इतना तो बनता भी, भले ही पैसे नहीं लग रहे वीडियो के, एक लाइक तो ठोक ही दो। चलिए, तो लाइक जरूर ठोक देना। अगला पॉइंट है तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अंतिम छोर बिंदु। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और इसको ऐसे समझा देंगे कि आज तक आपने ऐसा तरीके से नहीं पढ़ा होगा। याद रखिए, अभी के अभी मिनट 2 लगेंगे, देखते जाइए सामने। आप जानते हैं जैसे कि भारत का पश्चिमी जो राज्य है, भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है ना। पहले भारत के मैप पे माथापच्ची करो थोड़ा सा। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है आप जानते हैं लद्दाख है। और भारत का सबसे जो दक्षिणी राज्य है वो दक्षिणी राज्य आप तमिलनाडु आप जानिए, यानी आपको याद रखना है भारत का सबसे जो साउथ वाला राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। अब ऐसे ही क्या हमको नोट डाउन कैसे करना है इन चीजों को, है ना। मैप में समझा तो देते हैं सब लोग, लेकिन बच्चे के साथ समस्या ये आती है कि वो सर क्लास नोट्स जो बनाए वो किस तरीके से बनाए, कौन सी युक्ति फॉलो करे वो, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, समझे भैया। चलिए, तो ये ध्यान दें, ये है भारत, है ना। तो आपको नोट डाउन अपने चोपड़ा में इस प्रकार से करना है। बीचों बीच आप भारत लिखें और आप जानते हैं इधर है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। और जो साउथ में राज्य है वो आप जानते हैं तमिलनाडु है। साउथ में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। और सबसे उत्तर में जो राज्य है वो आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नाम है लद्दाख। नाम क्या है? लद्दाख। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और सबसे पश्चिम में यदि आपसे पूछता है तो सबसे पश्चिम में राज्य है बच्चा लोग गुजरात। तो पहले आप अपने माइंड में ये चीज सेट कीजिए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, और भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई होगी तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ध्यान दें बाबू, अरुणाचल प्रदेश पर पहले बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 पॉइंट याद रखिए, एक तो है कीबिथु, और दूसरा पॉइंट है बालांगू। दूसरा पॉइंट जो है वो है बालांगू। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये 2 पॉइंट एग्जाम में तो एक आता है। बाबू याद रखिएगा, मान के चलो एग्जाम में कीबिथु आप यहाँ पढ़ के गए, कीबिथु हमने करा दिया, कीबिथु पढ़ा दिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया बालांगू, तो होगी नहीं होगी दिक्कत। तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो भारत का पूर्वी जो देशांतर है 97 डिग्री 25
25 पूर्वी देशांतर। इस रेखा पर दो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। एक है कीबिथु, इसी डायरेक्शन में है, सबसे ऊपर कीबिथु और नीचे है बालांगू। लेकिन अगर आपसे पूछ ले देशांतर रेखा कौन सी है, तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर ये दो जगह स्थित हैं। क्लियर। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, कीबिथु। नहीं है विकल्प में तो बालांगू। कौन सा राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का भी जिला पूछ ले बच्चा, जिला एक को एक चीज पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो जिला है अंजो। जिला कौन सा है भारत का, ये भी कह सकता है भारत का सबसे पूर्वी जिला बताइए, भारत का सबसे पूर्वी जिला बताइए। तो पूर्वी जिला तो अंजो जिला है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है अंजो, और अंजो जिले के अंदर दो जगह है कीबिथु और बालांगू, जो इनमें से यही पूर्वी बिंदु कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपको जानते हैं, उत्तरी बिंदु आप जानते हैं, भली बात है इंद्राकोल। इंद्राकोल याद रखिएगा, इंद्राकोल नाम दिया गया है ना। यहाँ माता बच्चे नहीं करेंगे। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु बालांगू। कौन से जिला के अंदर है, अंजू जिला के अंदर। राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर इतनी बात। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है ना। गुजरात का कौन सा पश्चिमी, गुजरात में जिला कौन सा है, याद रखिएगा। गुजरात में एक जिला याद रखिए, कच्छ है ना। आपके दिमाग में आया होगा, कच्छ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कच्छ की खाड़ी भी है गुजरात में, है ना, जो इसी के नाम पर नाम पड़ा है। तो गुजरात में सबसे बड़ा जिला है, गुजरात में नहीं है, पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। बच्चा लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला बताइए, तो आप क्या कहेंगे, कच्छ जिला। कौन सा जिला बताएंगे आप, कच्छ बताएंगे। क्लियर है बात। अब कच्छ जिला के अंदर दो जगह पड़ती हैं, दो तीन जगह हैं। एक तो है सरक्रीक, एक नंबर एक है सरक्रीक, दूसरा जगह है राजहर क्रीक, दूसरा है राजहर क्रीक, और तीसरा है गुहार माता। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा लोग, तीसरा पॉइंट है गुहार माता। क्लियर है बात नहीं। तो देखिए, एक पॉइंट है सरक्रीक, दूसरा पॉइंट है राजहर क्रीक, और तीसरा पॉइंट है गुहार माता। आपसे सरक्रीक आपको विकल्प में नहीं दिया तो राजहर क्रीक देगा, राजहर क्रीक भी नहीं दिया तो गुहार माता देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये भी नहीं दिया तो भैया, तो फिर ये भी नहीं दिया तो फिर बेकार है, कुछ हमारा खड़ा होना है ना। टेंशन नहीं लेने का। कच्छ जिला के अंदर 68 डिग्री 0.7 उत्तरी पूर्वी देशांतर पर ये तीन जगह हैं। और मैंने ऑफलाइन गुहार माता के आसपास के बच्चों को, कच्छ जिला के बच्चों को मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है। मैंने ये जानकारी उनसे बहुत अच्छे से ली है, समझे ना। और मैं इस एरिया में घूम के भी आया। गुहार माता है एक गौर माता जिनको बोलते थे, मंदिर वगैरह बना हुआ है वहाँ, और है ना। तो ये वहाँ का गुहार माता या गौर माता, आपने कुछ बुकों में गौर माता भी सुना होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पश्चिमी अगर बिंदु है सरक्रीक, राजहर क्रीक, गुहार माता, ये कच्छ जिला के अंदर है, कच्छ जिला गुजरात में है। इतना आपके कंप्लीट हुआ। तो आप पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु कंप्लीट हुए। अब हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि तल की बात कर लेते हैं, है ना। तो तमिलनाडु में बात करते हैं। तो तमिलनाडु में बाबू जगह पड़ती है कन्याकुमारी। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में जगह पड़ती है कन्याकुमारी। तो भारत का मुख्य भूमि तल बिंदु है कन्याकुमारी, याद रखिएगा। मुख्य भूमि तल बिंदु कन्याकुमारी है। इतनी बात कंप्लीट हुई। तो मुख्य भूमि तल बिंदु कन्याकुमारी। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि तल बिंदु अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे सर कन्याकुमारी। लेकिन जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया होगा कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु बताइए, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु बताइए। मतलब भारत का बिल्कुल बहुत दूर, जहां से भारत की शुरुआत होती है समुंदर से, है ना। तो भारत का समुंदर में जो बहुत दूर जगह है वो बिंदु बताइए। तो ये बिंदु इस पर स्थित है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे ये चीज हम। भारत का, यहाँ नोट डाउन करके लिखेंगे जी, नोट भारत का सुदूरतम दक्षिणतम, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु बताइए।
तो बाबू ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आवे, बहुत ज्यादा पूछा जावे, भारत का सुदूरतम दक्षिणीतम बिंदु बताइए। समझ में आई बात नहीं? तो वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट याद रखिए बच्चा, इंदिरा पॉइंट विकल्प में ना मिले तो दूसरा नाम मिलेगा पारसन, और पारसन भी अगर आपको ना मिले तो याद रखिए तीसरा नाम मिलेगा पिगमिलियन। तीसरा नाम क्या मिलेगा? पिगमिलियन। याद रखिएगा, अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, इसलिए कोई भी जीके या जीएस की एक किताब पूर्ण नहीं होती, अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है ना। जितनी अलग अलग चीज पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज मिलेंगी आपको। तो इंदिरा पॉइंट नाम, दूसरा नाम पारसन, तीसरा नाम पिगमिलियन। एक ही जगह को बता, एक ही जगह के तीन नाम क्वेश्चन बनता है। भारत का सुदूरतम दक्षिणीतम बिंदु आप बता देंगे, ठीक है। भारत का मुख्य भूमितल दक्षिणीतम बिंदु कन्याकुमारी आपके सामने है। जैसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में क्वेश्चन आपको देगा एग्जामिनर, आप भले बात इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट से यदि क्वेश्चन आएगा अब आपसे बचकर नहीं जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने जैसे आएगा आपके